नमस्कार, मैं हूं खालिद मलिक। 30 साल बाद अपने दम पर बहुमत लाकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी को अभी राज किए 100 दिन भी पूरे नहीं हुए कि उस पर झटके मिलने लगे। पहले उत्तराखंड की 3 सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा और अब बिहार की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों में बीजेपी को आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 4 सीटें मिली और लालू नीतीश की जोड़ी ने 6 सीटों पर कब्जा किया। इन 10 सीटों में से 6 सीटें पहले बीजेपी के पास ही थी, लेकिन ज्यादा की जगह वो 2 सीटें और गंवा बैठी। अब सवाल यही है कि क्या 100 दिनों के अंदर ही अपनी लहर में सबको बहाने वाले मोदी की लहर अब हवा हो रही है? इसी सवाल के साथ आज का मुद्दा में हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। और ये सभी हारी हुई पार्टियों का गठबंधन बन रहा है। नीतीश कुमार का राजनीतिक नींव लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ अभियान चला के हुआ था और आज नीतीश कुमार लालू यादव के साथ हाथ मिलाकर के बिहार में संभवतः उनका इरादा है कि फिर से जंगल राज कायम किया जाए। लेकिन हमारा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि बिहार की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं और लालू प्रसाद यादव पहले से ही बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके थे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये गठजोड़ किसी रूप से बिहार में कामयाब हो सकेगा। 22 जुलाई 2014 को बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लालू नीतीश की जिस जोड़ी पर हमला बोला था, आज 1 महीने 3 दिन बाद उसी जोड़ी ने बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बिहार के उपचुनावों में मिली हार की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर कर दिया है। हमारी 6 सीटें थी, 2 सीट हमारी घट गई है और उनकी 2 सीट बढ़ गई है। लेकिन विधानसभा के आने वाले चुनाव में हम इसको पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये प्रदेश का चुनाव था, 10 जिले का चुनाव था, 10 जिले में अलग अलग सीट का चुनाव था, अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति थी। जो पुरानी सीटें हम जीते थे वो हार गए, नई सीटें हम जीत गए। इसलिए मिक्स नतीजे आए हैं। इस पर चिंतन करेंगे और पूरे प्रदेश के नेता जीतते तो हम सब जिम्मेदारी लेते, हारते तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोनों ही बयानों का अंतर राजनीति की विशेषता बयां करता है और दर्शाता है कि जिस तरह समय सदैव के लिए किसी का नहीं हुआ है, उसी प्रकार राजनीति भी कभी किसी एक की होकर नहीं रही। दरअसल सोमवार को आए 21 अगस्त को हुए बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों ने चौंका कर रख दिया। लोकसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन को 40 में से कुल 31 सीटें मिली थी, लेकिन 3 महीने के अंतराल में हुए उपचुनावों में बीजेपी गठबंधन को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली है। वैसे तो नतीजे 18 सीटों पर आए, लेकिन सभी की निगाहें बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर थी, क्योंकि लोकसभा चुनावों में बीजेपी से करारी हार झेलने वाले नीतीश, लालू और कांग्रेस ने इन उपचुनावों में बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए महागठबंधन का गठन किया। लोकसभा चुनावों में मोदी लहर में अपना सब कुछ गंवा बैठी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने इन उपचुनावों में 6 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें आरजेडी ने 4 में से 3, जेडीयू ने 4 में से 2 और कांग्रेस ने 2 में से 1 सीट जीती, जबकि बीजेपी गठबंधन को 10 में से सिर्फ 4 सीटें मिली। इतना ही नहीं, बीजेपी उन सीटों को भी नहीं बचा पाई जो पहले से उसके पास थी। 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं। इन उपचुनावों को बिहार के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है और विरोधियों की माने तो बीजेपी का जनाधार 3 महीने में ही खिसक गया है। ये जो वहां का नतीजा है, जनता उसके लिए बहुत बधाई की पात्र है कि उसने हर तरह की दिक्कतों को खुद ही पार किया और ये बड़ा नतीजा जनता के गोलबंदी से आया है। परिणाम भले ही उपचुनावों का हो और बीजेपी के नेता इसे स्थानीय मुद्दा का चुनाव बताकर केंद्र सरकार का बचाव कर रहे हों, लेकिन क्या जीत पर मोदी लहर का गुणगान करने वाले हार पर मोदी लहर गायब होने की बात स्वीकारेंगे? क्योंकि कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में भी 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में बीजेपी का क्लीन स्वीप हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। हवा हुई
मोदी लहर, आज का मुद्दा यही है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक मामलों की जानकार प्रोफेसर कल्पना सतीजा जी, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक पंजाबी जी। हम आपको बता दें कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले भी आने वाले थे मगर नहीं आ सके। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी बीजेपी के अगेंस्ट में कोई न्यूज़ होती है तो उनके पक्ष रखने के लिए यहाँ पर बीजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं होता है। चलिए हम शुरुआत करेंगे कल्पना सतीजा जी से। 100 दिन पूरे नहीं हुए हैं सरकार के और मोदी लहर हवा होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? अब जिस हिसाब से चुनाव के नतीजे आए हैं तो ये लग रहा है कि यूपी में जिस हिसाब से अमित शाह ने कैनवासिंग किया था, एक इलेक्शन स्ट्रेटेजीज बनाई हुई थी, ऐसे ये चारों स्टेट में इनकी कोई स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी तरह से कैनवासिंग नहीं दिख रही थी। प्लस जिस 10 में से 4 सीट मिली है और ओवरऑल 10 में से इनको 10-7 का रेशियो दिख रहा है भाजपा और कांग्रेस का, तो जो कांग्रेस की बढ़ोतरी नजर आ रही है उस हिसाब से लगता है कि ये स्टेट में इन्होंने भाजपा को नकारा है। तो आगे की रणनीति किस हिसाब से मोदी जी को, जेटली जी को, सुषमा स्वराज जी को और खास करके अमित शाह को, जबकि नेशनल लेवल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको नेक्स्ट रणनीति क्या होनी चाहिए कि भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट विधानसभा की इलेक्शंस हो, चुनाव हो, तो उनको सीट मिल सके। जी, ऐसे में सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में 3 सीटों में से 3 सीटों को गंवा चुकी है बीजेपी। अब देखा जाए तो बिहार में भी वही हाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वजह क्या हो सकती है? क्या ऐसे बात इसमें सामने आ सकती है जिसकी वजह से बीजेपी को लगातार एक के बाद एक उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है? देखो, एक वक्त ऐसा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों अगेंस्ट में थे, दोनों की रणनीति अलग थी, दोनों की पार्टी अलग थी, दोनों अपने अपने तरीके से बिहार में काम करते थे। जब मोदी जी के खिलाफ आने की बात हुई तो अचानक से दोनों इकट्ठे हो गए। तो अब दोनों का जब गठबंधन हुआ है तो स्पेशल इस चीज के लिए हुआ है कि कैसे भी करके भाजपा को वहां पे आने ना दे। तो अब देखते हैं कि आगे की रणनीति में भाजपा को वो लोग कहां तक रोक सकते हैं। जी, अशोक पंजाबी जी आपसे जानना चाहेंगे, खुश तो आज आप बहुत होंगे। नहीं, मैं ही नहीं, लेकिन देश की तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को खुश होने का ये मौका है, क्योंकि जिस तरह से यूपी और बिहार में और कई जगहों पर लगातार निरंतर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को उभार कर और लोकसभा का चुनाव जीता गया, और साथ में ये भी बताया गया था कि पाकिस्तान का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं और चीन को भी पीछे वो हटा सकते हैं। इस प्रकार की छवि बनाकर लोकसभा का चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जनता के जो प्राण प्रश्न थे, जो मूलभूत सवाल थे, उनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। 100 दिन हो गए, लेकिन 100 दिन के बाद भी कहीं पर भी महंगाई पे कहीं नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं। और उसके बावजूद उससे उल्टा परिस्थिति ये है कि रेलवे में जहां प्रतिदिन करोड़ों लोग मुसाफरी करते हैं और उसमें से 60% से ज्यादा गरीब वर्ग के होते हैं, उनका किराया भी बढ़ा दिया गया, दूध का भी भाव बढ़ गया, दालों के भाव बढ़ गए। और अभी नहीं तो कहा यह जाता है अशोक जी कि लोकसभा चुनाव में हार के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। आडवाणी जी भी ये मानते हैं कि कांग्रेस ने ही मदद की है, और साथ ही साथ आरएसएस के जो हेड हैं मोहन भागवत जी, उनका भी कहना यह है कि लोगों ने चाहा तो बदलाव हुआ। नहीं, कई बार ये हम तो स्वीकार कर चुके हैं कि यूपीए सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में संगठनात्मक दृष्टि से हम कुछ कमजोर पड़े थे। दूसरी तरफ यहाँ समग्र शक्तियाँ एकत्रित होकर और एक ही व्यक्ति को सामने लाए और ऐसे वायदे दिखाए, जैसे अभी कुछ व्हाट्सएप में हमारी मैडम जो है कह रही थी कि व्हाट्सएप में कुछ है कि 27 अगस्त को 2 मून दिखाई देंगे। अब 2 मून तो कभी दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसे उन्होंने 4-4 मून बताने के वायदे किए थे नरेंद्र मोदी साहब ने और उनके साथियों ने, और उसमें जनता उनकी बात में आई, जनता ने उनको वोट दिया। हमने उन्हें स्वीकार किया कि हमारी भूलें रही है, हमारी गलतियां रही है। निश्चित रूप से यूपीए की उपलब्धियों को हम लोग नहीं पहुंचा सके, लेकिन प्रजा जब के जो आपकी यूपीए की उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी तो एक के बाद एक किताबें क्यों आ रही हैं आपके खिलाफ? देखिए, अब ऐसा है कि जब सब ठीक था तब ऐसी किताबें नहीं आ रही थी, अब उनको उकसाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले में, तो मैं कह रहा हूं कि उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए कि किस प्रकार से। हम आपसे सवाल करेंगे मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद कि क्यों आखिर त्याग की मूर्ति जो बने हैं नीतीश कुमार और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और उनके साथ कांग्रेस, क्या आगे भी ये त्याग की मूर्ति की भावना बरकरार रख पाएंगे? यही सवाल होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
आजादी उत्सव या त्योहार। जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन का ऐलान किया तो बीजेपी नेताओं का कहना था कि ये महागठबंधन अवसरवादिता का नतीजा है और बिहार की जनता इसे पूरी तरह नकार देगी। मगर स्वीकार करते हुए आज परिणामों से प्रतीत होती है बिहार की जनता इस महागठबंधन को स्वीकार कर चुकी है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2015 में बिहार में होने वाले हैं, इस गठबंधन का असर दिखाई देगा? उपचुनाव के नतीजे क्या कहते हैं? कल्पना जी, हम आपसे जानना चाहते हैं। जरूर इसकी इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन हुआ है, पहले तो दोनों अगेंस्ट में थे। इन्होंने अपने अपने हिसाब से बिहार में काम किया हुआ है। वहाँ की प्रजा इनके कामों को भी जानती है और इनके नामों को भी जानती है, लेकिन इन्होंने गठबंधन करके ये साबित कर दिया है कि दोनों गठबंधन करके साथ साथ चलना चाहते हैं बिहार में। तो बीजेपी को कैसे भी करके वो पीछे हटाना चाहते हैं, ताकि बिहार में एक बीजेपी की एंट्री बंद करना चाहते हैं। जी जी जी। तो क्या ये कामयाब होंगे? इस उपचुनाव को देखते हुए ये कहा जाए कि विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से त्याग की भावना अपनाई गई है, हाँ भैया आप 4 सीट ले लो, आप 4 सीट ले लो, कांग्रेस 2 सीट ले, ये 10 सीटों के लिए तो ऐसा हो सकता है, मगर जब विधानसभा की पूरी सीटों की बात हो तो कहीं ना कहीं सब अपने आप को बढ़ाकर चढ़ाकर पेश करना चाहेंगे। देखो, त्याग की भावना तो कहीं दिख नहीं रही है। जिस हिसाब से आपने ही एक बड़ा शब्द दिया है कि अवसरवाद है, तो ये अवसर को ये लोग खोना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब बीजेपी के अगेंस्ट में काम करना है, बीजेपी पार्टी की अगेंस्ट में जाके अगर वहां पे जीत लेनी है, जिताना है सरकार को, तो उनको लालू प्रसाद के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा। तो ये एक अवसर को, ये एक मौके को गंवाना नहीं चाहते। जी अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कहां तक टिक पाएगा ये महागठबंधन? देखिए, जो अभी 4 राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं जी, ये हकीकत में राजनीतिक विश्लेषकों और विशेष में भारतीय जनता के लिए आंख खोलने वाले परिणाम है। आपने नहीं, अमूमन ऐसा कहा जाता है कि उपचुनाव जहां पर होते हैं, जहां पर जिनकी सत्ता रहती है, फायदा उसी को हासिल होता है। तो नीतीश कुमार की सत्ता थी, वहां पर जेडीयू और आपने भी और आरजेडी ने भी सपोर्ट किया है, तो ऐसे में कोई बड़ी बात तो दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार ने वहां पे काम नहीं किया है, वहां की प्रजा जानती है, इन्होंने भी काम तो किया ही है। बिहार में इतने सालों से काम कर चुके हैं। जी नहीं, आपने बताया मध्य प्रदेश में तो बहुत विशाल बहुमत से जीते थे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, वहाँ उनकी सरकार है। फिर भी 3 में से 2 वो लगाए, 1 कांग्रेस को मिली है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे उत्तराखंड में 3 में से 3 यानी 7 की 7 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीती थी। उसके बाद तत्कालिक विधानसभा के चुनाव में तीनों सीट जो है वो उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली थी। तो मेरा मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ? कर्नाटक में भी वो भी बात आपकी सही है, पंजाब में भी जीत हासिल। लेकिन बिहार की बात जो आप कर रहे थे, महागठबंधन, मैं समझता हूं कि बिहार का महागठबंधन एक समय की आवश्यकता थी, एक समय का तकाजा था। जिस तरह से बिहार के चुनाव को जीतने के लिए येन केन प्रकारेण समग्र संघ परिवार ने अपनी शक्तियों को केंद्रित किया था और बम धड़ाके भी कराए गए। अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन हकीकत में कौन सी शक्तियां उनके पीछे थी। तो बिहार को कैसे भी लेना है। और कहा यह जा रहा है कि 2 जो सीटें हैं, नरकटिया और बांका, जहां पर सांप्रदायिक माहौल बनाया गया हिंदू मुस्लिम की वजह से 2 सीटें, ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में चली गई। नहीं, देखिए, आप जहां भी पूरे देश में जहां भी सांप्रदायिक दंगे होंगे, जहां पर भी किसी की मौत होगी, जहां पर भी किसी का घर जलेगा, मरने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो, घर अगर हिंदू या मुसलमान का जले, पूरे देश का इतिहास उठा के देखो, जहां जहां पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जहां मौतें हुई है और जहां पर घर जलाए गए हैं, वहां पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है। और भारतीय जनता पार्टी के जो जीवाणु हैं, उनके जो कीटाणु है, वो सांप्रदायिक दंगों में ही फैलते हैं। और सांप्रदायिक दंगों में ये पार्टी सवाल ये है, अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से महागठबंधन उपचुनाव में बरकरार रहा, क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये कायम रह पाएगा? क्योंकि जिस तरीके से हर कोई चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और इसके लिए बयानबाजी भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर किस तरीके से महागठबंधन को आप कायम रख पाएंगे? क्योंकि हर कोई तो तुर्रम खां है उसमें। नहीं, प्रारंभ में जैसे मैंने आपको कहा
कि बिहार का महागठबंधन एक समय की आवश्यकता और परिस्थिति नहीं, का फिलहाल तकाजा के है। लिए आवश्यकता है कि आगे आने वाले चुनाव के लिए भी आवश्यक आप इस नहीं महागठबंधन? नहीं नहीं, ये समग्र बिहार की राजनीति और समग्र बिहार की समाज नीति, जिस तरह से बिहार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से 1968 से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का केंद्र बना रहा जी, और वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता ने हमेशा काफी काम किया है वहाँ की जनता के बीच में। तो आज जब बिहार को सांप्रदायिक दंगों में ले जाकर और सांप्रदायिक राजनीति में फंसाने की कोशिश की गई और उसमें कामयाब भी हुए लोकसभा में, बहुत से कारण है लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी की कामयाबी के, एक नहीं अनेक कारण है। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से लालू प्रसाद जी, जिन्होंने लगातार नीतीश जी का विरोध किया था, और नीतीश जी जिन्होंने लगातार लालू जी का विरोध किया था, और कांग्रेस जिन्होंने हमेशा बिन सांप्रदायिक शक्तियों को वहां पे मदद करने का काम किया था बिहार में, तीनों पार्टियां एकत्रित हो रही है। तीनों पार्टियां ये कह रही है कि नहीं, बिहार जैसे एक क्रांतिकारी चलिए, प्रांत को, बिहार जैसे क्रांतिकारी राज्य फॉर्मूले को आप यूपी में, बंगाल में लागू करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये तो कैसे चाहूंगा। लागू करेंगे, इसके लिए क्या उपाय हैं? नहीं, इसके लिए देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी है चुनाव के बाद में 2 दिन के बाद में दिल्ली में मायावती कहती हैं कि मैं सपा के साथ नहीं जाना चाहूंगी। देखिए, मायावती जी ने अपने कारणों से कहा है, लेकिन आज नहीं तो कल हम मानते हैं कि बीएसपी जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष शक्ति है और किसी न किसी तरह से आगे चलकर तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मनिरपेक्ष शक्तियां इकट्ठा होंगी, एक होंगी, सकारात्मक राजनीति करने वाले तो एकत्रित क्या होंगे। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में आप, अजीत सिंह और सपा एक होंगे या मायावती को भी साथ मिलेंगे आप? नहीं, हमारी कोशिश तमाम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एकत्रित करने की है, एक ही मंच पर लाने की है। जिस तरह से बिहार में हुआ वैसे अगर उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो जब से ही आप देखिए ये केंद्र सरकार सत्ता पर आई है, नई सरकार, उत्तर प्रदेश में कोई दिन खाली नहीं जाता, कहीं ना कहीं किसी दंगे जगह होते हैं। चलिए, पर दंगे किए जा रहे हैं, हो नहीं रहे। आरोप लगा रहे हैं आप बीजेपी पर, इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त बता देगा। देखिए, इनकी राजनीति को आप देखिएगा, किस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगों के 2 विधानसभा के सदस्यों को, जिन्हों के नाम थे एफआईआर के अंदर, जिनको बाद में गिरफ्तार किया गया, उन 2 विधायकों को आगरा में नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग के पहले उस मंच पर उनका स्वागत किया जाता है, उनका अभिनंदन किया जाता है। चलिए, अपना आरोप है, आप कांग्रेस पार्टी के हैं तो कांग्रेस पार्टी की बात रखेंगे कि अभिनंदन किया जाता है, स्वागत किया जाता है। आखिर सच्चाई क्या है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद मुद्दे में इस चर्चा जारी रहेगी और जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी इस महागठबंधन की। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन का गठन किया गया और इस चुनाव में, उपचुनाव में उसके फायदे भी मिलते हुए दिखाई दिए, क्या यूपी में, बंगाल में भी ऐसा होगा? यही जानने की कोशिश करेंगे कल्पना सतीजा जी से। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव कह चुके हैं कि मायावती को और समाजवादी यादव के मुखिया मुलायम सिंह को एक हो जाना चाहिए अगर वो बीजेपी से पार पाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन आपको होता हुआ दिखाई देगा और क्या उससे फायदा होने वाला है? देखो, जैसे लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने जिस हिसाब से इतनी सारी सीट से जीत हासिल की है, उस हिसाब से बीजेपी को गिराने के लिए हर एक स्टेट ये विधानसभा के चुनाव में यही चाहेगा कि किसी न किसी पार्टी के साथ इसका गठबंधन किया जाए। लेकिन मेन मुद्दे की बात ये आती है कि भाजपा सीट क्यों हार रही है, इसका रीजंस क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत रणनीति अपनाने के बावजूद भी भाजपा विधानसभा का चुनाव क्यों हार रही है? तो जो भाजपा ने अपने एजेंडा में जिस जिस मुद्दे बताए थे, जिस जिस एजेंडाज बताए हुए थे, क्या वो एजेंडा, नो डाउट ऐसा नहीं है कि 100 दिन की सरकार है तो क्या वो हर एक एजेंडा फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन क्या वो उस दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जैसे तो आपको क्या लगता है, जो हमारी बॉर्डर का प्रॉब्लम से, महंगाई का प्रॉब्लम से, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम से, रोजगार का प्रॉब्लम से, क्या धीमे धीमे भाजपा इस जो भी इन्होंने एजेंडाज बताए हुए हैं, इस एजेंडा पे कार्य करने की कोशिश कर रही है? नहीं, तो ये प्रजा एक अपना, जिसको बोलते हैं, एनालिसिस भी कर रही है, इसका एक विश्लेषण भी कर रही है। कल्पना जी, सवाल आपसे ये अहम सवाल है और गंभीर सवाल है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले
भाषणों में वादे किए थे, चुनावी सभाओं में वादे किए थे, क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 100 दिन का वक्त पूरा होने वाला है और उन वादों पर मोदी जी खरे नहीं उतर रहे हैं और जनता इस बात को समझ चुकी है? देखो, जिस वादे किए हैं, जैसे रोजगार के वादे हो, या तो बॉर्डर को लेके वादे किए हो, या फूड सिक्योरिटी के हो, या तो महंगाई के वादे हो, भ्रष्टाचार के वादे हो, तो ये जो सब वादे हैं वो वादे इस प्रकार के हैं कि इसकी कोई भी अगर स्ट्रेटेजी अपनाते हैं तो इसकी इंपैक्ट आपको 100 दिन में नहीं दिखेगी। मगर कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि हर एक सरकार जब अपनी सीट पे बैठती है तो वो दिशा पे जा रही है कि नहीं। तो बीजेपी का अभी मेन मुद्दा यहाँ आता है कि क्या बीजेपी सही में ये वादे पूरा करने की कोशिश कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन 100 दिन में इनका आप विश्लेषण नहीं कर सकते हो, इसको थोड़ा कहीं ना कहीं देखिए कल्पना जी, सवाल सीधा सा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने कहा था कि हम राजनीतिक विध्वंस के तहत, हम बदले की भावना के तहत कार्रवाई नहीं करेंगे। आज देखिए राज्यपाल को हटाए जा रहे हैं, जबरदस्ती दबाव बनाए जा रहे हैं, जबरदस्ती ईमानदार जो ये होते हैं, आप एम्स के सीवीओ को देखिए, उनको हटा दिया गया, ईमानदार अधिकारी की छवि है उनकी। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझ में आ रहा है कि इनके कथनी और करनी में फर्क महसूस हो रहा है। जैसे ये आप हटाने की बात कर रहे हो या नए कोई नियुक्ति की बात कर रहे हो, तो वो इनका एक इंटरनल प्रॉब्लम्स होता है। इंटरनल नियुक्ति, इंटरनल हटाने की बात होती है, इसमें अपने कुछ इतने कोई महारत ही नहीं है कि मैं इसमें कुछ कमेंट कर सकूं कि भाई क्यों हटा रहे हैं या क्यों नियुक्ति कर रहे हैं। लेकिन एक कॉमन मैन, एक सामान्य आदमी हर एक यही सोचता है कि उनको बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपालों को इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, इस तरीके से नहीं आप हटा सकते हैं। आप उनको हटा रहे हैं, एक के बाद हटा रहे हैं, बर्खास्त कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है कि जो करनी और कथनी जो बोलते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन ये जरूर है कि जो करनी हो रही है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जी अशोक जी, जवाब आपसे जानना चाहेंगे, हवा क्यों होती जा रही है मोदी जी की लहर, क्या वजह है? क्या आपको लगता है जो चुनावी वादे उन्होंने किए, चुनाव के दौरान में जो उन्होंने भाषण दिए, अभी भी कहीं ना कहीं जब भी वो कार्यक्रम में जाते हैं तो उसी तरीके से भाषण, उसी तरीके से लोगों को संबोधन और उसी तरीके से लोगों को ये कहना कि आप ये चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जबकि आपके पास पावर है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, करना आपको है, मगर आप लोगों से फिर ये पूछते हैं कि भ्रष्टाचार आप हटाना चाहते हैं। अरे कौन नहीं हटाना चाहेगा भ्रष्टाचार, कौन चाहेगा देश में भ्रष्टाचार? तो आपको ये बोलने की और पूछने की जरूरत क्या है, आप क्यों नहीं करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मोदी जी की लहर वास्तव में आप देखेंगे तो एक कृत्रिम लहर पैदा की गई थी जी, और वो कृत्रिम लहर में सफल भी हुए। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ संचालक माननीय मोहन भागवत जी ने खुलेआम जिस आरएसएस में खास ये लिखा है कि हम राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे, एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करेंगे, परंतु इतिहास में पहली बार आरएसएस ने खुलेआम आकर सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार में सफलता दिलाने का काम किया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को सबसे पहले उन्होंने बिठा दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी वो लोग जो नरेंद्र मोदी जी के सामने आ सकते थे, उन्हें ये दबा दिया गया। यानी कृत्रिम रूप से नरेंद्र मोदी जी को कृत्रिम रूप से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लिए जिस प्रकार से आरएसएस ने प्रयत्न किए और उसके बाद में जिस प्रकार से आपने उन्हें मौका दिया जनाब, देखिए मैंने पहले ही आपको कहा, आपके इस पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपके इस पे लग रहे हैं प्रधानमंत्री पर दबाव था, आपके इस पर लग रहे हैं कि आपने सही तरीके से काम नहीं किया, आपके इस पर लग रहे हैं कि आप गठबंधन के दबाव में काम कर रहे थे, तो फिर कैसे नहीं आती सरकार दूसरी की? नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको प्रारंभ के अंदर ये बात कही थी कि यूपीए की सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाई। अब मैं सीधी बात आपको ये बता रहा हूं, 2004 में जब पहले यूपीए की सरकार बनी और 2014 तक जब इस 10 साल तक सरकार ने काम किया, खुद आयोजन पंच के आंकड़ों के मुताबिक उस समय 2004 में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 42% थी, 42% थी, 42% थी, और 2014 के अंदर घटकर 27% लोगों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए आप हार गए, ऐसा मानना है आप? नहीं, हमारा बिल्कुल मानना है कि हम आम जनता तक आगे आप जीत पाएंगे सरकार की उपलब्धि नहीं। अभी आप देख लीजिएगा कि कांग्रेस संगठन किस प्रकार से सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। चलिए अभी महिलाओं का एक कार्यक्रम था, आने वाला वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। क्या मोदी लहर फिर से विधानसभा में काम करेगी? जिस तरीके से महाराष्ट्र, झारखंड, कश्मीर में चुनाव होने हैं, जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
इस पर काम करते हैं, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे बीजेपी को कतई खुश करने वाले और संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। बीजेपी को यह सोचना होगा कि क्या सिर्फ सरकार बना लेने से काम चलेगा, या फिर सरकार में रहते हुए उन्हें काम करना है, लोगों के हितों के लिए सोचना है, लोगों के हितों में रहकर और लोगों के हितों के लिए काम करते रहना है। कल्पना सतीजा जी और साथ ही साथ अशोक पंजाबी जी, आपने इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।